हेलो गाइस, आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री क्लास 7 चैप्टर नंबर 4 और ये है उसका पार्ट 1। ये वीडियो ना केवल स्टूडेंट्स बल्कि गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे कैंडिडेट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मुग़ल एम्पायर की। इससे पिछले वीडियो में हमने दिल्ली सुल्तान्स को कवर कर लिया है। बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। द मुग़ल एम्पायर ये शुरू होता है इनिशियल 15th सेंचुरी से। क्योंकि इससे पहले 11th सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो रूल था वो दिल्ली के सुल्तान का था, जिसे हम चैप्टर 3 में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं हिस्ट्री बाय मानव सर चैप्टर नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, इंडिया में हमेशा से ही डाइवर्सिटीज़ बहुत ही ज़्यादा रही हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट को रूल करना इतना इजी नहीं था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटी ऑफ पीपल एंड कल्चर थे। अलग अलग तरीके के कल्चर थे, अलग अलग तरीके के लोग थे, अलग अलग लैंग्वेजेस थी। तो इट वॉज एन एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टास्क फॉर एनीवन टू रूल इन इंडिया। अब इससे पहले जो मुगल्स के प्रेडिसर्स थे, मतलब इससे पहले जो दिल्ली के सुल्तान्स थे, उन्होंने काफ़ी बार इंडिया में रूल तो किया, लेकिन वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता था। ये ज़्यादा दिनों तक रूल नहीं कर पाते थे। फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी दे एक्सपेंडेड देयर किंगडम फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली until in the 17th century they controlled near all of the subcontinent। जैसे ही इनका किंगडम रूल करना स्टार्ट करता है लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी से, मतलब 1650 के बाद से इनका किंगडम एक्सपेंड होता चला गया। ये अब आगरा और दिल्ली से बाहर आ चुके थे और 17th सेंचुरी आते आते इन्होंने लगभग पूरे सब कॉन्टिनेंट को अपने कंट्रोल में ले लिया था। They imposed a structure of administration and ideas of governance that outlasted their rule, leaving a political legacy that succeeding ruler of the subcontinent could not ignore। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया था, गवर्नेंस के ऐसे आइडिया दिए थे जिसकी वजह से उनका रूल काफ़ी लंबा चला और एक ऐसी पॉलिटिकल लेगेसी उन्होंने छोड़ी, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर बना के दिया जो आने वाले सारे के सारे रूलर्स के द्वारा फॉलो किया गया। इवन आज के टाइम पर भी हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये 26 जनवरी हो या 15 अगस्त जो अपनी स्पीच देते हैं ये दिल्ली से देते हैं। और दिल्ली में कहाँ से? रेड फोर्ट से। और ये रेजिडेंस था मुग़ल एम्परर्स का। बाबर ने उस वक्त काफ़ी मॉडर्न और एफिशिएंट वॉरफेयर अपनाया था। फिगर 3 में आप देख सकते हैं, ये जो आपके सामने है, यहाँ पर कैसे वो घोड़ों में बैठे हुए सैनिकों का जवाब खुद हाथी में कैंपिंग करके दे रहे हैं। और इसके बाद जो सबसे बड़ा फैक्टर बना बाबर की जीत का इंडिया में, वो ये था कि इन्होंने यूज़ किए थे कैनन, जिन्हें हम तोप कहते हैं। 16th सेंचुरी में ये सबसे बड़ा एक एडिशन माना जाता था वॉरफेयर के लिए और बाबर ने इन्हें एकदम इफ़ेक्टिवली यूज़ किया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। और यही इनकी जीत की सबसे बड़ी वजह थी। जो बाबर के सैनिक थे वो इब्राहिम लोदी की तुलना में काफ़ी कम थे, लेकिन क्योंकि इनके पास ये कैनन थी, तोप थी, इसी वजह से इन्होंने इब्राहिम लोदी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हरा दिया। गन पाउडर टेक्नोलॉजी वॉज ब्रॉट टू इंडिया फॉर वॉरफेयर इन 14th सेंचुरी। फायर आर्म्स वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन regions such as Gujarat, Malwa and Deccan and was used by Babur in early 16th century। जो गन पाउडर टेक्नोलॉजी थी ये इंडिया में 14th सेंचुरी में आ चुकी थी और इसे काफ़ी टाइम से यूज़ करना शुरू किया जा चुका था गुजरात में, मालवा में और डेक्कन क्षेत्र में, लेकिन इफ़ेक्टिवली यूज़ किया गया ये बाबर के द्वारा 16th सेंचुरी में। Who were the Mughals? मुगल्स कौन थे? द मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ 2 great lineages ऑफ रूलर्स। ये जो मुग़ल थे ये 2 बहुत ही महान वंश के वंशज थे। ये पर्सन टू पर्सन, एरिया टू एरिया वरी करता है कि इन रूलर्स को जिनके ये डिसेंडेंट थे, जिनके ये वंशज थे, वो महान समझे जाते हैं या नहीं समझे जाते। क्योंकि इनकी जो माँ थी ये डिसेंडेंट थी किसकी? गेंगिस खान की। गेंगिस खान, जैसे हिंदी में चंगेज़ खान कहा जाता है, ये मंगोलिया का रूलर था जो रूल करता था चाइना और सेंट्रल एशिया को।
अब उनके रीजन में, उस एरिया में इन्हें महान समझा जाता है, लेकिन हमारे एरिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इन्हें एक ब्रूटल किंग, एक क्रूर राजा कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने हज़ारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। फ्रॉम देयर फादर साइड दे वर सक्सेसर ऑफ तैमूर। इनके जो पिता थे वो सक्सेसर थे किसके? तैमूर के। तैमूर रूलर था ईरान का, इराक का और उस एरिया का जो आज टर्की कहलाता है। However, the Mughals did not like to be called मुग़ल और मंगोल। लेकिन जो मुग़ल थे उन्हें मुग़ल कहलाना या मंगोल कहलाना पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि इट वॉज एसोसिएटेड विद गेंगिस खान। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये गेंगिस खान के साथ एसोसिएटेड है। ये जिम्मेदार था ऑफ मैसेकर ऑफ इन्यूमरेबल पीपल। ये बहुत सारे लोगों की हत्या का जिम्मेदार था। ये उज़्बेक्स के साथ भी जुड़ा हुआ है जो मंगोलियंस के कॉम्पिटिटर माने जाते थे। ऑन द अदर हैंड्स द मुग़ल वर प्राउड ऑफ देयर तैमूराइड एंसेस्ट्री। लेकिन हाँ, ये काफ़ी प्राउड थे तैमूर के लिए, तैमूर की एंसेस्ट्री के लिए, बिकॉज ही कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398, क्योंकि उन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया था 1398 में। मुग़ल मिलिट्री कैंपेन्स। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि भारत में मुग़ल का साम्राज्य बहुत दिनों तक था। इंडिया को बहुत दिनों तक मुग़ल्स ने रूल किया था। हम जानेंगे कि मुग़ल्स ने कैसे कैसे मिलिट्री कैंपेन्स भारत में चलाए थे, कैसे इंडियन किंगडम्स को, जो छोटे छोटे किंगडम थे या बड़े बड़े किंगडम थे, उन्हें अपने हाथ में ले लिया। लेकिन सबसे पहले जानते हैं बाबर के बारे में। बाबर, द फर्स्ट मुग़ल एम्परर, सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगना इन 1494 when he was 12 year old। बाबर, जो कि इंडिया में पहले मुग़ल एम्परर समझे जाते हैं, इन्होंने थ्रोन को सक्सीड किया था। ये राजगद्दी पर बैठे थे फरगना में 1494 में, जब ये केवल 12 साल के थे। फरगना ये भारत के बाहर की जगह है जहां इन्हें इनके किंगडम में इनकी राजगद्दी में बैठा दिया गया था जब ये 12 साल मात्र के थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक मंगोल ग्रुप, उज़्बेक, जिनके कॉम्पिटिटर माने जाते थे, इनकी वजह से फोर्सफुली इन्हें अपना थ्रोन छोड़ना पड़ा। और ये इनका थ्रोन था, ये एंसेस्ट्रल था, इनके पुरखों से ये थ्रोन चला आ रहा था। फिर काफ़ी दिनों तक भटकने के बाद 1504 में काबुल में इन्होंने अपना कब्ज़ा जमा लिया। फिर उसके बाद 1526 में ही डिफीटेड सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी। 1526 में इन्होंने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया और पानीपत के युद्ध के बाद कैप्चर कर लिया दिल्ली को और आगरा को। याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं मुग़ल्स की, मतलब हम बात कर रहे हैं उस पॉइंट से जहां से बाबर इंडिया में आया था। इसके पहले जो भी किंगडम था उसे दिल्ली सुल्तान्स का या दिल्ली सल्तनत का किंगडम कहा जाता है। दोस्तों, आइए अब समझते हैं कि ये जो मुग़ल्स थे ये कितने प्राउड रहे होंगे तैमूर को लेकर। इस बात का अंदाज़ हमें इस पिक्चर को देखकर लग सकता है कि इस पिक्चर में तैमूर से लेकर औरंगज़ेब तक सारे के सारे मुग़ल रूलर मौजूद हैं। यहाँ सेंटर में जो व्यक्ति बैठा हुआ है ये है तैमूर। इन्होंने साथ में एक मिनिएचर पेंटिंग बनवाई हुई है। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं था कि तैमूर से लेकर औरंगज़ेब तक की एंसेस्ट्री एक ही पिक्चर में आ जाए, लेकिन एक इमेजिनेशन को उन्होंने इस पिक्चर में उतारने की कोशिश की है, जहां एक ही फ़ोटो में तैमूर से लेकर औरंगज़ेब को देखा जा सके। देखते हैं इस पिक्चर में जो व्यक्ति नज़र आ रहे हैं उसमें कौन व्यक्ति किस पोजीशन पर बैठा हुआ है। तो जो सेंटर में बैठा हुआ है वो व्यक्ति है तैमूर। उसके राइट में जो सबसे पहला बंदा है, जो सबसे पहला व्यक्ति बैठा हुआ है वो है मीरन शाह, द फर्स्ट मुग़ल एम्परर। ये पहले मुग़ल एम्परर थे और बाबर के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर थे। फिर उसके बाद है अबू, जो कि बाबर के ग्रैंडफादर हैं। फिर आते हैं हम लेफ्ट में, जो कि हैं सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा, जो बाबर के ग्रेट ग्रैंडफादर थे। और उसके बाद जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वो है उमर शेख, जिन्हें बाबर का पिता समझा जाता है। फिर इसके बाद में जो दूसरे हैं वो हैं मुग़ल एम्परर्स बाबर, अकबर और शाहजहां, जो कि बैठे हुए हैं तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर और पाँचवें नंबर पर। आप अपने राइट में जो आप पिक्चर देख रहे हैं सामने, उसके राइट में थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ नंबर पर जो देख रहे हैं ये व्यक्ति हैं बाबर, अकबर और शाहजहां। और उसके बाद जो लेफ्ट में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वो है
हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब। थर्ड पर है हुमायूं, फोर्थ पर है जहांगीर और फिफ्थ पर है औरंगजेब। तो इस पिक्चर से ही हमें समझ में आता है कि वो तैमूराइड एंसेस्ट्री को लेकर कितने प्राउड थे, और इसमें कहीं भी गेंगिस खान का मेंशन नहीं है, और वो खुद को इससे डी एसोसिएट करते हैं कि वो गेंगिस खान के वंशज हैं, उनके डिसेंडेंट हैं। फ्रेंड्स, आइए पढ़ते हैं मुगल एम्परर्स, मेजर कैंपेन्स एंड इवेंट। इस टेबल में हमें पता चलेगा कि जो मुगल एम्परर्स थे उनकी लाइफ में मेजर कैंपेन्स क्या थे और उनकी लाइफ के मेजर इवेंट्स क्या थे। बाबर से लेकर औरंगजेब तक हम सभी को स्टडी करने वाले हैं। बाबर 1526 टू 1530, जो बाबर थे वो इंडिया में 1526 से 1530 तक थे। इसके बाद 1530 में उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन इंडिया में आए थे 1526 में, जहां पर इन्होंने हराया था इब्राहिम लोदी और उनके सपोर्टर्स को। ये बैटल जाना जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से। इसके बाद 1527 में इन्होंने हराया था राणा सांगा और उनके राजपूत रूलर्स अलाइज को। यहाँ पर बाबर और जो राणा सांगा है इनके बीच एक काफ़ी बड़ा युद्ध हुआ था, जहाँ पर राणा सांगा के साथ और भी राजपूत रूलर्स साथ में आए थे, बट अपने एफिशिएंट टैक्टिक्स और कैनन्स यानी तोप के यूज़ की वजह से इन्होंने राणा सांगा को भी हरा दिया। देन वो आगे बढ़ते हैं 1528 में। इन्होंने चंदेरी में भी राजपूत्स को हराया था। चंदेरी ये झांसी ग्वालियर के पास की एक जगह है, और इन्होंने हराया था मेदिनी राय को। यहाँ पर मेदिनी राय का मेंशन नहीं है, बट जिन्हें हराया गया था उनका नाम था मेदिनी राय। एक और बैटल था 1529 का, जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं है, जिसे बैटल ऑफ घाघरा कहा जाता है, और यहाँ पर इन्होंने अफगान्स को हराया था। और जैसी ही ये हार हुई थी 1529 की, इनका कंट्रोल पूरा का पूरा आ गया था आगरा और दिल्ली के ऊपर। तो ये हुई बाबर की लाइफ। आइए बात करते हैं हुमायूं की। हुमायूं ही वॉज काइंड ऑफ अनफॉर्चुनेट पर्सन। वो काफ़ी बदकिस्मत इंसान था, क्योंकि जब वो पैदा हुआ तब से लेकर डेथ तक बदकिस्मती ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। आइए देखते कैसे। 1530 में बाबर की डेथ हो जाने के बाद बाबर के कहने पर ही, ताकि उनके चारों भाइयों में कोई भी क्लैशेस ना हो, अपनी प्रॉपर्टी को चारों भागों में बांट दिया। हुमायूं ने अपने पिताजी की, बाबर की बात मानी। उसके बाद उनका एक भाई था कामरान, जिसका लालच बढ़ता चला गया। उसी वजह से उन दोनों के बीच में क्लैशेस बढ़ने लगे। एज अ रिजल्ट हुमायूं वीक पड़ने लगा। इसी वजह से जो उसके दुश्मन थे उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया, और शेर खान जो कि एक अफ़गान था, इसने हुमायूं को बैटल ऑफ चौसा में 1539 में हरा दिया। उसके बाद एक और बैटल लड़ा गया इन दोनों के बीच में 1540 में, लेकिन इस बार और करारी हार हुई हुमायूं की। इसी वजह से इन्हें भारत छोड़कर भागना पड़ा ईरान। इसके बाद ईरान पहुंचकर उन्होंने हेल्प ली सफाविद शाह से। इसके बाद 1555 में इन्होंने फिर से दिल्ली पर आक्रमण किया और वहाँ पर सत्ता अपने हाथ में ले ली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो गई। और वो एक्सीडेंट ये था कि ये लाइब्रेरी में थे और फुटेज चेयर से उतरते टाइम इनका पैर स्लिप हो गया और इनकी डेथ हो गई। आइए अब बात करते हैं हम अकबर की। 1540 में जब हुमायूं को ईरान भागना पड़ा था शेर शाह सूरी से बैटल ऑफ कन्नौज में हारने के बाद, वहाँ पर उन्होंने शादी की थी और वहीं पर उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने दिया था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिन्हें हम अकबर द ग्रेट के नाम से भी जानते हैं। इन्हें जब किंग बनाया गया था ये 13 साल की उम्र के थे, और इनके लाइफ को, इनके किंगडम को या इनकी लाइफ को आप चाहे जो कुछ भी कह सकते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है 1556 से 1570। यहाँ पर ये सेल्फ डिपेंडेंट हुए थे। 1570 से 1585 यहाँ पर इन्होंने अपना किंगडम खड़ा किया था, और 1585 से 1605 जहाँ पर इन्होंने एक्सपेंशन किया था अपने किंगडम का। सबसे पहले फेज़ के बारे में बात करते हैं 1556 से 1570। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ 13 साल की उम्र में इन्होंने अपनी सत्ता संभाली थी। इस फेज़ में
ये एक बच्चे से एडल्ट हुए, ये सेल्फ डिपेंडेंट हुए। इन्होंने युद्ध लड़ना, युद्ध कला से पारंगत होना, हर एक चीज़, कैसे अपने सत्ता को संभालना है, कैसे एक पावरफुल एम्परर बनना है, ये सब कुछ सीख चुके थे इस बीच में। ये इंडिपेंडेंट हो गए थे अपने रीजेंट बैरम खां से, हिंदी में जैसे संरक्षक कहा जाता है, या यूं कहें सिंपल भाषा में जिनकी देखरेख में ये बड़े हुए थे। और फिर अपने डोमेस्टिक स्टाफ से भी इंडिपेंडेंट हो गए थे। इसके बाद इन्होंने मिलिट्री कैंपेन्स लॉन्च की थी। किसके खिलाफ की थी? सूरीज के और अफगान्स के। इसके बाद जो इनके नेबरिंग किंगडम्स थे, यानी कि जिसका नाम था मालवा और गोंडवाना, इसके खिलाफ कैंपेन शुरू की। फिर उसके बाद इनका हाफ ब्रदर, मतलब सौतेला भाई, जिसका नाम था मिर्जा हाकिम, इसने रिवोल्ट कर दिया था। फिर उसे भी सप्रेस किया। और फिर उज़्बेक्स, याद होगा आपको सबसे शुरू में मैंने नाम बताया था मुगल्स के बारे में कि ये इनके कॉम्पिटिटर थे उज़्बेक्स, जिनकी लिंक जुड़ी हुई थी चंगेज़ खां से। 1568 में सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौड़ वॉज सीज्ड एंड इन 1569 रणथंभौर को 1569 में, और सिसोदिया जो डायनेस्टी थी उनकी कैपिटल थी चित्तौड़, 1568 में उसे भी कैप्चर कर लिया गया। फिर आता है सेकेंड फेज, जहाँ पर इन्होंने अपने एम्पायर को स्टेबल किया था 1570 से 1585। मिलिट्री कैंपेन्स इन गुजरात वर फॉलोड बाय कैंपेन इन द ईस्ट इन बिहार। पहले इन्होंने मिलिट्री कैंपेन शुरू की थी गुजरात में, फिर ये बढ़े ईस्ट की तरफ, मतलब मॉडर्न डे बिहार, बंगाल और उड़ीसा। यहाँ पर इन्होंने अपनी कैंपेन शुरू की थी। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आ गई थी कि इनकी जो कैंपेन्स थी वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी मिर्जा हाकिम की वजह से। मैं बता चुका हूँ, ये इनके सौतेले भाई थे। फिर आते हैं 1585 में 1605 तक, एंड दैट वाज द पीरियड जब अकबर का जो एम्पायर था उसका एक्सपेंशन हुआ। कैंपेन्स वर लॉन्च इन नॉर्थ वेस्ट में कैंपेन शुरू की गई। कांधार को सीज कर लिया गया। कांधार जो कि आज अफगानिस्तान में है, इसे सीज किया गया था सफाविद से। सफाविद उस वक्त ये रूल करते थे कांधार में। कश्मीर वॉज एनेक्स्ड एंड ऑल्सो काबुल आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्जा हाकिम। मिर्जा हाकिम ने कब्जा जमा लिया था काबुल में, लेकिन उसे भी अनेक्स कर लिया गया। उसके बाद और भी कैंपिंग शुरू की गई। कैंपेन्स इन द डेक्कन स्टार्टेड एंड बेरार, खानदेश एंड पार्ट ऑफ अहमदनगर वाज अनेक्स्ड। ये वो पूरा एरिया है जो महाराष्ट्र के पास पड़ता है, डेक्कन प्लेट्यू में पड़ता है। इस पूरे एरिया को कैप्चर कर लिया गया था। लेकिन हर एक मुगल एम्परर की लाइफ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन से भरी हुई जरूर थी। इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रेन अकबर वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय द रिबेलियन ऑफ प्रिंस सलीम द फ्यूचर एम्परर जहांगीर। जब इनके लास्ट ईयर्स चल रहे थे इनकी लाइफ के, तब इसे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन झेलना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा परेशानियां देखनी पड़ी, मुसीबतों का सामना करना पड़ा। किसकी वजह से? प्रिंस सलीम की वजह से, जिन्हें आगे चलकर एम्परर जहांगीर भी कहा गया। मुगल आजम मूवी में आपने सुना होगा प्रिंस सलीम का डायलॉग है। ये वो कुछ सीन है जो अक्सर बॉलीवुड मूवीज़ में भी हमें देखने मिलते रहते हैं। आइए अब बात करते हैं जहांगीर की। जहांगीर, जिन्हें प्रिंस सलीम भी कहा जाता है, अकबर की लास्ट ईयर्स में, उनकी लाइफ के लास्ट ईयर्स में इन्होंने उनके खिलाफ रिबिलियन कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। लेकिन उनकी डेथ के बाद जो सत्ता थी वो जहांगीर के हाथ में आ गई थी। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, मुग़ल रूलर्स काफ़ी अनफॉर्चुनेट रहे हैं। हर एक मुग़ल रूलर की लाइफ की जो एंडिंग थी वो काफ़ी अनफॉर्चुनेट रही है। तो यहाँ पर जो मिलिट्री कैंपेन्स थी अकबर के द्वारा की गई थी, उन्हें कंटिन्यू रखा गया जहांगीर के द्वारा। जो मेवाड़ के रूलर थे सिसोदिया डायनेस्टी के अमर सिंह, इन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी मुग़ल के लिए सर्विस करना, लेकिन इनकी कैंपेन्स ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही थी अगेंस्ट द सिख, द अहोम और द अहमदनगर के खिलाफ। ये उतने सक्सेसफुल नहीं रहे। प्रिंस खुर्रम द फ्यूचर एम्परर शाहजहां रीबिल्ड इन लास्ट ईयर ऑफ हिज रेन। तो जैसा जहांगीर ने अकबर के लिए किया था, जैसा जहांगीर ने अपने पिता के लिए किया था, इन्होंने रिबिलियन कर दिया था अपने पिता अकबर के खिलाफ। उसी तरह से इनके जो लड़के थे शाहजहां,
जिन्हें प्रिंस खुर्रम भी कहा जाता है। इन्होंने भी अपने लास्ट ईयर में, अपने फादर की लाइफ के लास्ट ईयर्स में रिबिलियन कर दिया था। इन्हें रोकने के लिए काफ़ी एफर्ट किए गए नूरजहां के द्वारा, जो कि जहांगीर की वाइफ थी, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे और अल्टीमेटली शाहजहां ने पावर गेन कर ली थी। आइए बात करते हैं शाहजहां की। इन्हें खुर्रम के नाम से भी जाना जाता था फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये बेटे थे जहांगीर के। यहाँ पर इन्होंने जहांगीर से विद्रोह कर दिया था, रिबिलियन कर दिया था, और उसके बाद सारा का सारा किंगडम, सारा की सारी सल्तनत इनके हाथ में आ चुकी थी। उसके बाद जो मुग़ल की कैंपेन्स थी वो कंटिन्यूसली चल रही थी। यहाँ पर डेक्कन काफ़ी हद तक ऑक्यूपाई कर लिया गया शाहजहां के द्वारा। द अफगान नोबल खान जहां लोदी रिबेल्ड एंड वॉज डिफीटेड। इनके यहाँ एक नोबल था जिसका नाम था खान जहां लोदी। इसने भी रिबिलियन कर दिया था शाहजहां के खिलाफ, लेकिन आखिर में ये हरा दिया गया। फिर इन्होंने और भी कैंपेन लॉन्च की। सबसे पहली लॉन्च की थी अहमदनगर के लिए। इसका रिजल्ट क्या हुआ आगे चलकर मैं बताऊंगा। इसके बाद द बुंदेलास वर डिफीटेड। बुंदेलाओं को हरा दिया गया। ये वही बुंदेला है जो अक्सर आप सुनते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये वही बुंदेलास थे जो हरा दिए गए। इसके बाद जो ओरछा था, जो फोर्ट था ओरछा का, बुंदेलास का था और इसे ऑक्यूपाई कर लिया गया। इसके बाद इन द नॉर्थ वेस्ट द कैंपेन सीज बाल्ख फ्रॉम उज्बेक वॉज अनसक्सेसफुल। लेकिन यहाँ इन्हें एक डिफीट मिली। जो इनका बाल्ख रीजन था ये इनके हाथ से जा चुका था। उज्बेक्स जो वहाँ रहते थे, जो वहाँ की ट्राइब्स थी, उन्होंने ये रीजन शाहजहां से छीन लिया था। एंड कांधार वॉज लॉस्ट टू सफाविद। अकबर के अंडर में सफाविद को हराकर कांधार, जो कि आज अफगानिस्तान में है, इसे ऑक्यूपाई कर लिया गया था। लेकिन बाद में शाहजहां ये एरिया हार गए थे अगेन सफाविद्स के हाथ में। इन 1632 अहमदनगर वॉज फाइनली एनेक्स्ड एंड बीजापुर फोर्सेस स्वीट फॉर पीस। 1632 में अहमदनगर को फाइनली अनेक्स कर लिया गया था और जो बीजापुर था इसे भी अब 1657-1658 देयर वॉज कॉन्फ्लिक्ट ओवर सक्सेशन अमंग्स शाहजहां सन। मैं आपको बताता आया हूँ हमेशा से कि जो मुग़ल एम्परर्स थे दे वर काइंड ऑफ अनफॉर्चुनेट। यहाँ भी वही हुआ जैसे कि खुर्रम यानी शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर के लिए रिबिलियन किया था, और उससे पहले जो सलीम, जिन्हें जहांगीर के नाम से जाना जाता था, उन्होंने अकबर के लिए रिबिलियन कर दिया था। तो कंटिन्यूसली ये रिबिलियन अपने लड़कों का मुगल्स के द्वारा चला आ रहा था। यहाँ पर भी वही हुआ। इनके जो सक्सेसर थे औरंगजेब, और वो उसके 3 भाई थे जिसमें दारा सिकोह, इन दोनों के बीच सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अल्टीमेटली औरंगजेब ने दारा सिकोह को मार दिया और इसके बाद जो औरंगजेब था उसने शाहजहां को इम्प्रिजन कर दिया आगरा में, और उसी प्रिजन में जहां इन्हें इम्प्रिजन किया गया था इनकी डेथ हो जाती है। आइए बात करते हैं औरंगजेब की। अपने पिता शाहजहां को जेल में डालने के बाद और अपने भाई दारा शिकोह की हत्या करने के बाद औरंगजेब राजगद्दी में बैठा। He succeeded the throne. Now, in the northeast, the Ahoms were defeated in 1663, but repelled again in 1680s. नॉर्थ ईस्ट में जो हमारा आज नेपाल के आसपास का एरिया है, यहाँ पर अहोम्स को औरंगजेब ने हरा दिया था, लेकिन इन्होंने 1680 में फिर से रिबिलियन कर दिया, फिर से विद्रोह कर दिया। Campaigns in the northwest against the Yusufzai and the Sikhs were temporarily successful. नॉर्थ वेस्ट मतलब जो आज पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का एरिया है, यहाँ पर यूसुफजई ट्राइब्स और सिखों के ख़िलाफ़ इनकी जो कैंपेन थी वो सक्सेसफुल रही थी, लेकिन ये टेम्परेली सक्सेसफुल रही थी। ये वही यूसुफजई ट्राइब है जिससे मलाला यूसुफजई नोबल पीस प्राइज़ विनर बिलोंग करती हैं। मुगल इंटरवेंशन इन द सक्सेशन एंड इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ राठौर राजपूत ऑफ मारवाड़ लेड टू देयर रिबिलियन। यहाँ पर जो राठौर राजपूत थे मारवाड़ के, इन्होंने रिबिलियन कर दिया था, और इसका कारण ये था कि वो उनकी मतलब जो औरंगजेब थे ये इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे थे और सक्सेशन को लेकर भी ये काफ़ी पॉलिटिक्स कर रहे थे। इसी वजह से इन्हें राजपूत का रिबिलियन देखना पड़ा। कैंपेन्स द मराठा चीफ्टन शिवाजी वॉज इनिशियली सक्सेसफुल। इन्होंने फिर कैंपेन्स लॉन्च की मराठा सरदार शिवाजी के खिलाफ, और ये इनिशियली सक्सेसफुल भी रही थी।
But Aurangzeb insulted Shivaji, who escaped from Agra and declared himself an independent king and resumed his campaign against Mughals. बाद में औरंगजेब ने शिवाजी की काफ़ी इंसल्ट की और इसके बाद वो वहाँ से भाग निकले, मतलब आगरा से भाग निकले। इसके बाद उन्होंने खुद को एक इंडिपेंडेंट किंग घोषित कर दिया और उसके बाद इन्होंने अपनी कैंपेन्स स्टार्ट की थी अगेंस्ट द मुगल्स। नाउ Prince Akbar rebelled against Aurangzeb and received support from Marathas and Deccan Sultanate. He finally fled to Safavid, Iran. यहाँ पर भी जैसा पहले से चला आ रहा था, औरंगजेब के लड़के अकबर ने भी इनके खिलाफ रिबिलियन कर दिया था, जैसा इन्होंने अपने पिता शाहजहां के खिलाफ रिबिलियन किया था। लेकिन यहाँ पर जो अकबर था, इसे सपोर्ट मिला हुआ था मराठास से और डेक्कन सल्तनत से। एट लास्ट ही फाइनली फ्लेड टू सफाविद ईरान, और आखिर में ये सफाविद ईरान भाग गया। आफ्टर अकबर्स रिविलियन औरंगजेब सेंट आर्मीज अगेंस्ट द डेक्कन सल्तनत। अब यहाँ पर जो अकबर था, इसने रिविलियन किया था और औरंगजेब ने गुस्से में आकर डेक्कन सल्तनत, जो कि अकबर का सपोर्ट कर रही थी, उसके खिलाफ आर्मीज भेज दी। एज अ रिजल्ट बीजापुर वॉज अनेक्स्ड इन 1685, 1685 में बीजापुर को अनेक्स कर लिया गया, एंड गोलकोंडा इन 1687, और गोलकोंडा को अनेक्स कर लिया गया 1687 में। फ्रॉम 1698 औरंगजेब पर्सनली मैनेज्ड कैंपेन्स इन द डेक्कन अगेंस्ट मराठा हु स्टार्टेड गोरिल्ला वारफेयर। अब 1698 के बाद औरंगजेब ने पर्सनली उन कैंपेन्स को मैनेज किया जो कि मराठाओं द्वारा की जा रही थी। यहाँ पर जो मराठा थे वो गोरिल्ला टैक्टिक्स को अपना रहे थे। गोरिल्ला टैक्टिक्स एक काइंड ऑफ वॉरफेयर है जो कि यूज़ किया जाता है। यहाँ पर सीधे फेस टू फेस लड़ाई नहीं होती, यहाँ सरप्राइज अटैक कर दिए जाते हैं दुश्मन के कैंप पर। औरंगजेब ऑल्सो हैड टू फेस द रिबिलियन इन नॉर्थ इंडिया ऑफ द 6 जाट्स एंड सतनामीज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ अहम्स एंड इन द डेक्कन ऑफ मराठा। औरंगजेब को और भी ज़्यादा रिबिलियन फेस करने पड़े थे। नॉर्थ इंडिया में 6 जाट और सतनामीज से, नॉर्थ ईस्ट में अहोम्स से और डेक्कन में मराठास से। और यहीं पर जो मुग़ल का सबसे इन्फ्लुएंशियल लीडर था औरंगजेब, इसकी डेथ हो जाती है। और इसके बाद जो इनके सक्सेसर थे वो काफ़ी वीक थे, वो इतने पावरफुल नहीं थे जो इनसे पहले के मुग़ल एम्परर्स थे। His death was followed by succession conflict amongst his son, और जो औरंगजेब के लड़के थे इनके बीच में भी सक्सेशन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स चालू था। Mughals tradition of successors. The Mughals did not believe in the rule of primogeniture, where the eldest son inherits his father's estate. हमारे इंडिया में क्या होता है, या जो राजपूत रूलर्स होते थे या फिर जितने भी हिंदू रूलर्स थे, वहाँ पर सक्सेशन का रूल क्या था? जो भी सबसे बड़ा लड़का होता था उसे उस थ्रोन के लिए सक्सीड कर दिया जाता था। वो किंगडम, वो अंपायर जो सबसे बड़ा लड़का होता था उसे दे दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर मुगल्स के द्वारा रूल ऑफ प्रीमोजेनिचर फॉलो नहीं होता था। इसका मतलब होता है कि जो बड़ा भाई होगा उसको सारी सत्ता मिलेगी, ये रूल फॉलो नहीं होता। प्रीमोजेनिचर इसका हिंदी में मतलब होता है ज्येष्ठ अधिकार। ज्येष्ठ मतलब सबसे बड़ा और अधिकार का मतलब आप जानते ही हैं। इंस्टेड दे फॉलोड द मुगल एंड तेमोराइड कस्टम ऑफ कोपारसेनरी इनहेरिटेंस। कोपारसेनरी इसका मतलब होता है जॉइंट ओनरशिप। जो मुगल्स होते थे वो फॉलो करते थे तेमोराइड कस्टम। तेमोराइड कस्टम मतलब यहाँ पर जो जॉइंट ओनरशिप है वो मिलती थी। जितने भी भाई होते थे उनमें बराबर प्रॉपर्टी को बांट दिया जाता था। आप याद कर सकते हैं कि जब बाबर की डेथ हुई थी तब हुमायूं को ऑर्डर दिया गया था कि जो उनकी सक्सेशन के लिए थ्रोन है उसे बराबर चारों भाइयों में बांट दिया जाए। वो बात अलग है कि बाद में प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी थी और जो हुमायूं था उसके खिलाफ मिर्ज़ा कमरान ने रिबिलियन कर दिया था। आप देख ही सकते हैं एग्जाम्पल के लिए जो हुमायूं था उसके भाइयों ने उसके साथ लड़ाई की। फिर अकबर जो था, अकबर के लास्ट ईयर में मतलब जो उनकी लाइफ के लास्ट ईयर्स थे उसमें प्रिंस सलीम ने रिबिलियन किया था। जहांगीर के टाइम पर जो सलीम थे वो जहांगीर थे और आगे चलकर वही एम्परर बने। लेकिन उनके लाइफ के लास्ट ईयर में शाहजहां ने रिबिलियन कर दिया था। क्यों? केवल सक्सेशन के लिए। इसी को फॉलो करते हुए जो शाहजहां थे उनका लड़का औरंगजेब और उनके दूसरे बेटे, इन सभी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे। और इसी तरह से आगे चलकर औरंगजेब के जो लड़के थे उनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स कंटिन्यूसली होते जा रहे थे।
और इसका जो सीधा सीधा कारण था वो था रूल ऑफ प्रीमोजेनिचर। यहाँ पर कोपार्सिनरी इनहेरिटेंस को फॉलो किया जाता था, ना कि रूल ऑफ प्रीमोजेनिचर को। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि इसकी वजह थी प्रॉपर्टी का बराबर भागों में बंटना, ना कि सबसे बड़े भाई को प्रॉपर्टी सक्सीड करवा देना। मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स। यहाँ पर हम जानेंगे कि मुगल के जो रिलेशंस थे वो दूसरे रूलर्स के साथ कैसे थे। द मुगल रूलर्स कैंपेन कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट द रूलर हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर ऑथोरिटी। जो मुगल्स थे वो हमेशा अपने इन्फ्लुएंस में लेकर अपनी ऑथोरिटी दूसरे किंगडम्स के ऊपर बना लेते थे और उन्हें रूल किया करते थे। यहाँ पर ऐसे जो किंगडम्स होते थे या ऐसे ओपोनेंट होते थे जो रिफ्यूज़ कर देते थे इनकी ऑथोरिटी को एक्सेप्ट करने से, ये मुगल जो होते थे तुरंत उनके खिलाफ एक कैंपेन लॉन्च कर देते थे। बट एज द मुगल बिकेम पावरफुल मैनी अदर रूलर ऑल्सो जॉइन देम वॉलेंटरली। लेकिन जैसे जैसे मुगल का इन्फ्लुएंस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बढ़ता जा रहा था, धीरे धीरे वहाँ पर बहुत से ऐसे किंगडम्स थे जिन्होंने अपनी मर्जी से इन्हें ज्वाइन कर लिया था। इनमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है राजपूत का। बहुत से ऐसे राजपूत थे जिन्होंने अपनी बेटियों की शादी मुगल फैमिलीज में करवा दी थी और हाई पोजीशंस को रिसीव कर लिया था। लेकिन उनमें कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने मुगल को रेजिस्ट किया था। लेकिन एक बार देख लेते हैं कि ऐसे कौन से राजपूत थे जिनकी शादी मुगल फैमिलीज में हुई थी। तो इसका पहला एग्जाम्पल है द मदर ऑफ जहांगीर, मतलब द वाइफ ऑफ अकबर। शी वॉज अ कछवा प्रिंसेस, डॉटर ऑफ राजपूत रूलर ऑफ अंबर। वो राजकुमारी थी राजपूत रूलर्स की जो कि अंबर के थे, और अंबर प्रेजेंट डे जयपुर कहलाता है। नाउ द मदर ऑफ शाहजहां मीन्स द वाइफ ऑफ जहांगीर वॉज अ राठौर प्रिंसेस। वो एक राठौर राजकुमारी थी और डॉटर थी राजपूत रूलर ऑफ मरवार की। द प्रेजेंट डे जोधपुर इज कॉल्ड मरवार। नाउ अब हम उन्हें देखते हैं जिन्होंने इन्हें रेजिस्ट किया था, उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट ये दिया करते थे। तो जो सिसोदिया राजपूत थे मेवाड़ के, इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था मुगल अथॉरिटी को। बहुत लंबे समय तक ये उसे रिफ्यूज़ करते जा रहे थे, लेकिन एक बार इनकी हार हो गई थी। लेकिन हार होने के बाद भी मुगल्स ने इन्हें किसी भी तरीके से ह्यूमिलेट नहीं किया था, उनके साथ मिसबिहेव नहीं किया था, और उनकी जो लैंड्स थी वो उन्हें वापस दे दी गई थी। और इसी तरीके का एक केयरफुल बैलेंस बनाने की वजह से द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलेटिंग देयर ओपोनेंट इनेबल्ड द मुगल्स टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस ओवर मैनी किंग्स एंड चीफटेंस। इसी केयरफुल बैलेंस की वजह से मुगल्स का जो इन्फ्लुएंस है वो दूसरे किंग्स पर और चीफटेंस मतलब सरदारों पर बढ़ता जा रहा था। लेकिन कई बार ऐसे केस भी आते थे जिसमें ह्यूमिलेशन की वजह से मुगल्स को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता था, और इसका एग्जांपल है औरंगजेब। औरंगजेब ने जब शिवाजी को इंसल्ट किया था तो उसके बाद शिवाजी ने आगरा से भागकर अपने आप को किंग डिक्लेयर कर दिया था डेक्कन का, और बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया था औरंगजेब को, और काफ़ी कड़ी टक्कर दी थी यहाँ पर मुगल्स को। आइए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं मनसबदार्स और जागीरदार्स को। कौन होते थे ये और क्या इनका काम होता था। As the empire expanded to encompass different regions, the Mughal recruited diverse bodies of people. जैसे जैसे मुगलों का साम्राज्य बढ़ता जा रहा था, भारत के अलग अलग रीजन इनके कंट्रोल में आते जा रहे थे, और इसी वजह से जो मुगल्स थे इन्हें बहुत से डाइवर्स बॉडीज़ को भी रिक्रूट करना पड़ा, मतलब अलग अलग तरीके के लोगों को अपने जो दरबार है उसमें लेना पड़ा। From a small nucleus of Turkish nobles, they expanded to include Iranian, Indian, Muslim, Afghan, Rajput, Maratha and other groups. शुरुआत में जो मुगल्स थे इनके दरबार में केवल टर्किश नोबल होते थे जिन्हें तुरानीस कहा जाता था, लेकिन इसके बाद जब इनका साम्राज्य बढ़ा तो यहाँ पर ईरानियन, इंडियन मुस्लिम्स, अफगान्स, राजपूत्स और मराठा भी शामिल हो चुके थे। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो मुगल सर्विस को ज्वाइन करता था उसे मनसबदार कहा जाता था। Those who joined Mughal service were enrolled as mansabdars. The term mansabdar refers to an individual who hold a mansab means position or a rank. ये जो टर्म है मनसबदार, इसका मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो होल्ड करता है एक मनसब को। मनसब मतलब एक पोजीशन या फिर रैंक। ये बेस्ड होती थी ग्रेडिंग सिस्टम पर। इसी के हिसाब से मुगल फिक्स करते थे रैंक को, सैलरी को और उनकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। रैंक एंड सैलरीज वर डिटरमाइंड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जात।
ये जो मनसबदार होते थे इनकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी। उस न्यूमेरिकल वैल्यू को कहा जाता था जात, और इसी जात के हिसाब से उनकी रैंक को और उनकी सैलरी को डिटरमाइन किया जाता था। द हायर द जात द मोर प्रेस्टिजियस वॉज द नोबल्स पोजिशन इन द कोर्ट एंड द लार्जर हिज सैलरी। ये जो जात होती थी ये जितनी ज़्यादा हाई होती थी उतनी ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस नोबल की पोजीशन होती थी, उस व्यक्ति की पोजीशन होती थी कोर्ट में, और उतनी ही ज़्यादा उसकी सैलरी होती थी। द मनसबदार मिलिट्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ सवार और कैवलरी मैन। अब जो मनसबदार होता था इसकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती थी? वो ये होती थी कि उसे एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ सवार, मतलब जो कैवलरी मैन होते हैं, घुड़सवार होते हैं, उनका एक स्पेसिफिक नंबर मेंटेन करके रखना होता था, जैसे सवार भी कहा जाता था। द मनसबदार ब्रॉट हिज कैवलरी मैन फॉर अ रिव्यू, गॉट देम रजिस्टर्ड, देयर हॉर्सेस ब्रांडेड एंड देन रिसीव्ड मनी टू पे देम एज अ सैलरी। फिर ये जो मनसबदार होते थे इन घुड़सवारों को लेकर जाते थे, उन्हें रजिस्टर करवाते थे, और उनका जो घोड़ा होता था घुड़सवारों का उसका रजिस्ट्रेशन होता था। फिर उसके बाद जाकर उन्हें पैसा मिलता था ताकि वो उन्हें सैलरी पे कर पाएं। मनसबदार रिसीव्ड देयर सैलरी एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स कॉल्ड जागीर विच वर समवॉट लाइक इक्तास। अब ये जो मनसबदार हैं इनकी सैलरीज कैसे तय होती थी? ये तय होती थी जागीर के हिसाब से, मतलब जो मनसबदार है उनकी सैलरी के हिसाब से उन्हें एक ज़मीन दे दी जाती थी, एक ज़मीन का टुकड़ा दे दिया जाता था जिसे जागीर कहा जाता था, और उस ज़मीन से, उस जागीर से मिलने वाला रेवेन्यू ही उनकी सैलरी कहलाता था। और ये काइंड ऑफ मिलता जुलता था किससे? इक्ता से। बट ये दिल्ली सल्तनत के टाइम पर होता था इक्ता सिस्टम या मुक्ति सिस्टम। इक्ता और मुक्ति सिस्टम में एक पोजीशन में, एक पूरे एरिया में एक व्यक्ति अपनी पावर को बना के रखता था और वहाँ पर रेवेन्यू कलेक्ट करता था। But unlike Muktis, most Mansabdar did not actually reside in or administrate their जागीर। ये जो इक्तास होते थे, मुक्ति होते थे, ये अपनी ज़मीन, जो उनकी जो ज़मीन होती थी उसके अंदर होते थे और वहाँ से सारा मैनेजमेंट करते थे। लेकिन मनसबदार के लिए ये बाउंडेशन नहीं थी, वो उस जगह पर नहीं होते थे जो उनकी जागीर होती थी, वो बाहर रहकर उन जागीर को एडमिनिस्टर किया करते थे। They only had right to revenue of their assignment which was collected for them by the servant while the Mansabdar themselves served in other part of the country। ये जो जागीर होती थी यहाँ से पैसा वसूलने के लिए, टैक्स वसूलने के लिए उनके नौकर लगे होते थे, जबकि मनसबदार खुद देश के किसी और हिस्से में डिप्लॉय होते थे, वो अपना काम वहाँ कर रहे होते थे। इन अकबर्स reign these जागीर्स were carefully assessed so that their revenues were roughly equal to the salary of मनसबदार। अब आप ये सोचिए कि एक मनसबदार है, उसकी सैलरी हाइपोथेटिकली स्पीकिंग 10,000 रुपये है, तो उसे उतनी ही जगह दी जाएगी जहाँ से 10,000 रुपये के लगभग थोड़ा कम या ज़्यादा टैक्स वसूल हो सके, ऐसी जगह असाइन की जाती थी। और अकबर के टाइम पर यह सिस्टम बहुत ही अच्छे से मैनेज किया जाता था। बट बाय औरंगजेब्स रेन दिस वॉज नो लॉन्गर द केस एंड द एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड वॉज ऑफन लेस दैन द ग्रांटेड सम। अब जब औरंगजेब का शासन शुरू हुआ तब इन मनसबदारों की जो संख्या थी ये बढ़ गई थी, और मनसबदारों का बढ़ना मतलब जागीरों का बढ़ना, और जागीरों का बढ़ जाना मतलब जो रेवेन्यू वहाँ से पहले मनसबदारों को मिलता था वो उनके जो ग्रांटेड सम है, मतलब जो उन्हें सैलरी प्रॉमिस की जाती थी हमेशा उससे कम होती थी। देयर वॉज अ ह्यूज इंक्रीज इन नंबर ऑफ मनसबदार विच मीन्ट अ लॉन्ग वेट बिफोर द रिसीव अ जागीर। और मनसबदारों के बढ़ जाने की वजह से उन्हें उनकी जागीर मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा लंबा इंतज़ार करना पड़ता था। जो औरंगजेब था वो एक मनसबदार को अपॉइंट करता था, लेकिन ये जो मनसबदार थे ये उनके कोर्ट में ज़्यादा संख्या में बढ़ चुके थे, इसी वजह से जागीरों को भी बढ़ाना था, लेकिन जागीर बढ़ाना इतना इजी टास्क नहीं था, इसीलिए जो मनसबदार थे उन्हें जागीर के लिए वेट करना पड़ता था। और इन्हीं सभी फैक्टर की वजह से एक दिक्कत हो गई, एंड द फैक्टर वॉज इट क्रिएटेड अ शॉर्टेज इन द नंबर ऑफ जागीर। यहाँ पर जो जागीर थी उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी। एज अ रिजल्ट मैनी जागीरदार ट्राइड टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज रेवेन्यू एज पॉसिबल वाइल दे हैड अ जागीर। अब आप सोचिए कि अकबर के रेन में जो मनसबदार थे वो कम थे,
जागीर बड़ी होती थी। इस वजह से जो वहाँ का एडमिनिस्टर होता था, जो वहाँ का मनसबदार होता था, वो उतना फोर्स नहीं करता था वहाँ पर रहने वाले किसानों को कि वो टैक्स पे करें, क्योंकि उन्हें ईजीली उतना मिल जाता था। लेकिन यहाँ पर औरंगजेब के टाइम पर यहाँ पर वो जो जागीरदार होते थे कि पूरी कोशिश किया करते थे कि जितना ज़्यादा वो वहाँ से रेवेन्यू निकाल सकें निकाल लें। औरंगजेब was unable to control these development in the last years of his reign and the peasantry therefore suffered tremendously। औरंगजेब अपने लाइफ के लास्ट ईयर में, अपने रेन के लास्ट ईयर में इन सारे फैक्टर्स को कंट्रोल करने में असमर्थ रहा, वो अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाया और इसी वजह से आगे चलकर जो किसान थे उन्हें बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब आइए आपको मैं दिखाता हूँ मनसबदार। ये आप फिगर देख सकते हैं, यहाँ पर ये व्यक्ति एक मनसबदार है जो कि अपने कैवलरी मैन के साथ बैठा हुआ है और मार्च कर रहा है आगे की ओर। यहाँ पर एक और फिगर है जो कि शाहजहां के रेन की है। यहाँ पर डेपिक्ट किया गया है एक ऐसा व्यक्ति जो कि ब्राइब ले रहा है, मतलब पैसा ले रहा है गलत तरीके से, और दूसरा व्यक्ति है एक टैक्स कलेक्टर जो कि पनिश कर रहा है पीसेंट्स को, किसानों को वो परेशान कर रहा है टैक्स के लिए।